कई में माहौल किसके पक्ष में है, अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं, इसके अलावा बीजेपी के नेताओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया है, ये तमाम बातें होने वाली हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ जो विश्लेषण है दिल्ली इलेक्शन का, वो क्या कहता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे दो सहयोगी, धर्मेंद्र जी हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी मौजूद है, इसके अलावा मनोज कुमार सिंह साहब हैं, चुनाव विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों लोगों का स्वागत है। मनोज जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूँगा, चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की 55 सीटें आ रही हैं, महिलाएं जोर लगा दे तो 60 तक पहुंच जाएंगे। यानी अरविंद केजरीवाल क्या ये खुद मान चुके हैं कि 63-67 नहीं, इस बार 50-55 तक हम सिमट रहे हैं? शुरुआत केजरीवाल के आपने स्पीच से किया है, उनके भाषणों से किया है कि जो अंतिम उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था तो इस तरह का था। देखिए, यहाँ पे जब आप एक बड़ा नेता जिस स्टेट का मुख्यमंत्री रहे हो, चौथी बार वो मुख्यमंत्री बनने का कोशिश कर रहे हैं या सपना देख रहे हैं, यदि उनका स्टेटमेंट इस तरह का आता है तो कहीं ना कहीं वो बैकफुट पे आते हुए दिख रहे हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। देखिए, दिल्ली में जितने भी वोटर हैं वो उसके दिल्ली के कम वोटर हैं, दिल्ली के बाहर के स्टेट में ज़्यादा काम लोग हैं, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में होकर आए हो, चाहे वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के कर्मचारी के रूप में काम करने आए हो, या प्राइवेट सेक्टर में वो अपने जॉब करने आए हो। बिल्कुल। तो दिल्ली की सिर्फ अपनी धरती है, न उसकी अपनी हवा है, न उसका अपना पानी है, न उसका कुछ नहीं है। तो जो भी है उसी तरीके से होकर आया है और यही वोटर कहीं ना कहीं निर्णायक वोटर होते हैं। और इन वोटरों के बीच में जो सबसे बड़ा वोटर यहाँ पे दिल्ली में वो पूर्वांचलियों का वोटर कहा जाता है, बिहारियों का वोटर कहा जाता है, और जो उत्तराखंडियों का वोटर कहा जाता है। और ये डिसाइड करते हैं कि दिल्ली में सत्ता किसके पास होगी, जो कि पिछले 10-12 सालों से अरविंद केजरीवाल जी उस पर एक तरह से कुंडली मार के बैठ गए थे। वो वोटर कहीं भी सरकने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे और उसके पीछे के कारण भी था कि इन वोटरों को साधने के लिए कहीं ना कहीं केजरीवाल जी ने फ्री स्कीम जो उन्होंने दिया था, बिजली, पानी, सड़क, और उसके बाद सबसे बड़ी जो राहत महिलाओं को उन्होंने दिया फ्री बस सेवा को देकर, तो इससे हुआ कि उनके महिला वोटर भी जुड़ी हैं। अब उस स्पीच में से एक चीज़ आप निकालें कि वो कह रहे हैं कि यदि महिलाएं जोड़ लगा देंगी तो हम 60 भी पहुंच सकते हैं। यानी कि उन्हें भी लग रहा है कि जो हमारे जो महिला वोटर थी, इतने के बावजूद भी कहीं न कहीं उनमें बिखरा हुआ है और उसको समेटने की ये बात कर रहे हैं। और आज के डेट में हम लोगों ने काफ़ी ट्रैकर चलता रहता है और उसमें देख रहे हैं कि किस तरीके से वोटरों का जो 3-4 वर्ग हम लोग जो बनाते हैं। दिल्ली में कास्ट के हिसाब से हम लोग वोटर नहीं डिसाइड करते हैं कि किस पार्टी में जाएंगे। यहाँ हम लोग स्टेट के हिसाब से डिसाइड करते हैं, कम्युनिटी के हिसाब से डिसाइड करते हैं, लोअर मिडिल क्लास के हिसाब से वोटर का डिसाइड करते हैं। बिल्कुल। तो जो मिडिल क्लास में जो अरविंद केजरीवाल जी की पकड़ बनी हुई थी, कहीं न कहीं शीश महल से उनको काफी नुकसान हुआ है। ठीक है सर, मैं दोबारा आपके पास हूँ। धर्मेंद्र जी, जरा ये बताइए, दिलचस्प इस बार ये रहा, देखिए इसके पहले बहुत सारे चुनाव आपने भी कवर किए, हम सब ने भी कवर किए, लेकिन ये दिल्ली का इलेक्शन, माफ करिएगा, दिल्ली का इलेक्शन पहली बार बहुत सालों बाद ऐसा रहा है जहां पर मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। यमुना के जल को लेकर, सड़कों को लेकर, सीवरेज को लेकर, पाइपलाइन को लेकर और महिलाओं को लेकर तमाम बातें इस तरीके से सामने आई। लगा वाकई में जनता के मुद्दों को पकड़कर इस बार लाइन लेंथ खींची जा रही और उसी पर आखिरी दिन भी चुनाव प्रचार के वक्त भी उसी तरीके से बयानबाजी होती रही। आपको देखना पड़ेगा कि देखिए, दिल्ली की राजनीति गजब ढंग की राजनीति है। मोदी लगातार जो है पूरे देश में चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन दिल्ली में लगातार हार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है निर्णायक नेतृत्व का मामला है। देश में निर्णायक नेतृत्व जो है मोदी का माना जाता है और दिल्ली में केजरीवाल का माना जाता है। लेकिन जो अभी जो मुद्दे जो चल रहे हैं खास करके, उसमें जो बहुत सारे बदलाव दिख रहे हैं। चूँकि इंडियन राजनीति जो अभी हाल फिलहाल में जो हुआ है उसको पकड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पता है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में एक तरफ से बोला जा रहा था हार रही है बीजेपी, हार रही है। बिल्कुल। लेकिन वो पता नहीं चलता, ना राजनीतिक विश्लेषक को पता चलता, ना पॉलिटिशियन को पता चलता है, 2-4 पॉलिटिशियन को समझ में आती है ये बात, ना जनरल पब्लिक को पता चलता है, क्योंकि मीडिया से हम लोग से जो एक नैरेटिव पेश करते हैं उसी को मान के चलता है, लेकिन बाद में बाजी पलट जाती है। तो वहाँ पे जो मुद्दे की बात इसीलिए हो रही है कि केजरीवाल ने अपना नया अवतार लिया, चूँकि ईमानदारी से राजनीति करके आए थे
और अन्ना के आंदोलन से आए थे, तो उनको पता था ईमानदारी से हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो रेवरी राजनीति पे घुस गए थे, पानी, बिजली, शिक्षा की बात किया, और उनके पार्टी का नकल जो है पूरे देश में हुआ, क्योंकि अब धीरे धीरे डिफरेंट रूप में, तो वो एक तरह से जो है मुद्दे की बात होगी वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नेतृत्व है और मुद्दे, चूंकि यहाँ पे इस बार आप देख रहे हैं कि हिंदू राजनीति भी नीचे हो रही है, ना बटेंगे ना कटेंगे। पिछले इलेक्शन में ऐसा तो हुआ था, अरविंद केजरीवाल हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, दूसरे नेता भी उस दौरान उसी तरीके से धारण करते हैं, वेशभूषा, बातचीत होती है, लेकिन ये दिल्ली का इलेक्शन हरियाणा चुनाव से भीतर था, बिल्कुल अब तक सामने आया, कहीं पर देखिए धार्मिक बातें नहीं हुई, महाकुंभ चल रहा है फिर भी। देखिए केजरीवाल जो है अपना जैसे हार्ड हिंदू जो है बीजेपी का मुद्दा रहा है, हाँ। तो सॉफ्ट हिंदुत्व का, चूंकि उसको चाह रहा है कि मेरे हिंदुत्व वोटर भी मुझसे जुड़े, तो वो कभी हनुमान मंदिर जाते हैं, कभी तीर्थ यात्रा की बात करते हैं, कभी पुजारी की देने की बात करती है, चूंकि 13 साल सत्ता में रहने के बाद वो अभी बड़ा कंफर्टेबल चुनाव नहीं है, हाँ। चूंकि ये अभी क्या होगा नहीं कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन 10-15 दिन से जो चीजें बदल रही है, खास करके आप देखे होंगे कि केंद्रीय कर्मचारी को जो है एक तरह से 8th पे का कमीशन की घोषणा की गई है, जो आगे लागू होगा, खास करके मिडिल क्लास वाला जो है ये अहम होते जा रहा है। चूंकि रेवरी राजनीति का जितना केजरीवाल ने किया है उसका कैलकुलेट करेंगे, चूंकि मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, और बीजेपी का करेंगे तो बीजेपी का पैकेज ज्यादा है, चूंकि उसमें आपका सिलेंडर भी है, घर भी है, 20,000 करोड़ का जो है आप ट्रांसपोर्ट के लिए भी करने की बात है, उसके बाद झुग्गी झोपड़ी, बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन कहीं कहीं उस चीज को पंक्चर करने की कोशिश हो रही है। तो दूसरा जो है ये मिडिल क्लास वाला जो मामला है, तो वो भी एक मामला है, लेकिन केजरीवाल का एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट था गरीबी में, जो पानी बिजली मुफ्त की राजनीति थी, तो लग रहा है कि अब तो कांग्रेस भी घोषणा कर रही है, बीजेपी भी घोषणा कर रही है, और उसमें डिलीवरी रेट किसका है, तो डिलीवरी रेट जो केजरीवाल का दिल्ली में ठीक है और मोदी का भी ठीक है, तो एक तरह से जो है प्लस बीजेपी का जो केटर वोट जो है किसी भी स्थिति में 33 से 38% रहा है। बीजेपी आम आदमी जब 67 सीटें मिली थी उस समय भी बीजेपी की का वोट 33% था, 2020 में वो करीब 38% था, तो अब डिपेंड कर रहा है कि कांग्रेस कितना वोट खाती। इस सवाल पर आता हूँ, एक चीज और, फ्रीवीज का जिक्र होता है, अब तक इसी फ्रीवीज को लेकर तमाम पार्टियां अरविंद केजरीवाल को घेरती थी, लेकिन घोषणा पत्र देखिए, अनाउंसमेंट देखिए, तो सबकी तरफ से फ्रीवीज या कहा जाए कि मुफ्त की वादों की बौछार लगा दी गई है। मनोज जी जरा इस बात को समझाइए, कांग्रेस पार्टी क्या वाकई में यहां पर वोट कटवा की भूमिका में है, या वोट परसेंट अगर उसका बढ़ता है तो इसका बीजेपी और आम आदमी पार्टी को कैसे फायदा या नुकसान होने वाला है? देखिए चुनाव में कभी सीधा लड़ाई लड़ी जाती है सीधी तरीके से, और नहीं कभी न कभी बैक होकर लड़ा जाता है कि भाई हमें चुनाव कैसे लड़ना है, और ये देखा जाता है कि यदि जैसे कांग्रेस सोच रही है कि मैं बैक से करूं अपनी पॉलिटिक्स से, और यहाँ पे यदि हम फ्रंट पे आते हैं तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को नुकसान होगा, और यहाँ पे यदि मोदी आ जाते हैं तो उनको कहीं काउंटर करने वाला लीडर ना हो, तो अपने आप को खुद उसने बैक खींच लिया है, जिससे कांग्रेस को उभरने में ये जो समय था ये सबसे अच्छा समय था अपने आप को दिल्ली में खड़ा करने के लिए कांग्रेस को। लेकिन हो क्या रहा है कि अब जो कांग्रेस के बचे हुए वोटर थे उनका झुकाव कहीं ना कहीं आप देखिएगा सीट वाइज वो डिसीजन लेंगे कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी को कौन हरा रहा है, तो कांग्रेस का वोटरों का झुकाव और बदलाव भी वहां पे दिखेगा, और जिसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी के आते हुए दिखेगा। दूसरी बात है कि धर्मेंद्र जी ने बोला कि यहाँ पे बजट का जो है बड़ा इम्पैक्ट दिखा। देखिए 45% जो यहाँ पॉपुलेशन हो, मैंने बताया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये है, ये जो 12% मोदी कोई कभी भी छोटा गेम खेलने को लिए तैयार नहीं है, चाहे 370 हो, राम जन्मभूमि की बात हो, या जहां भी हो, आप देखेंगे कि बड़े डिसीजन लिए जाते हैं। पिछले 10 साल से ये केंद्रीय जितने भी कर्मचारी थे या टैक्स पेयर जो थे, उनका ये मानना था कि भाई सरकार मेरे लिए, जो मिडिल क्लास था, कि मेरे लिए कुछ कर नहीं रही है, मैं साइलेंट हूं। और जितने भी अभी समीक्षे थे बजट का, जहां भी चल रहे थे, जितने भी इकोनॉमिस्ट थे, उनका यही कहना था कि भाई सरकार 9 लाख तक छूट दे सकती है टैक्स में, लेकिन इन्होंने 12 लाख तक एक बड़ा, मैंने पिछले 6 लाख से इन्होंने उसको 12 लाख किया, 17,000 हो गया। तो ये एक बड़ा रिलीफ होता है। और आप एक स्कूल के प्रिंसिपल है, काफ़ी स्कूल के बड़े नामी स्कूल के प्रिंसिपल से मेरी आज बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मेरे स्कूल के जितने भी एम्प्लॉय हैं टैक्स से अलग हो गए। बिल्कुल। तो अब सोचिए कि एक जगह पर इतना बड़ा जब बदलाव दिखेगा,
तो लोगों में कहीं ना कहीं झुकाव तो होगा। यदि 1 लाख 2 लाख का छूट यदि टैक्सेस में दिया होता तो ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय नहीं बनता। और जहां 12 लाख की बातें आई तो आप देखेंगे कि बजट को लेकर पूरे दिल्ली इलेक्शन में आज के डेट में वही मुद्दे होकर आ रहे हैं कि इससे कितने लोग प्रभावित हुए हैं और इससे वोट पर कितना असर पड़ेगा। तो इन आधार पे और जिस तरीके से झुग्गी झोपड़ियों में पिछले कई दिनों से अमित शाह जी ने अपने सारे कैडर को झुग्गी झोपड़ी में भेजा है और 8 महीने पीछे से अपने एमपी को भी उनके बीच में भेजना शुरू किया है। मुख्यमंत्री तक उतरे हुए हैं। मुख्यमंत्री तक उसमें खास ये है 1700 कॉलोनी को रेगुलराइज करने की बात है। उसमें मान लीजिए 20% जो है वहाँ पर वोटर हैं, तो ये जो झुग्गी झोपड़ी 5 रुपये हम कैंटीन की भी बात है, प्लस ऊपर मिडिल क्लास भी है, तो ये सारे वर्ग कोशिश करने की एक खुश करने की कोशिश की गई है। खासकर केजरीवाल का एक वोट तो था इंटैक्ट, जो नीचे लेवल में था, पानी बिजली वाले, मोहल्ला क्लिनिक वाले, खास करके स्कूल वाले, वो इंटैक्ट वोट था। लेकिन चूंकि क्या होता है कि कभी राजनीति में जो है ना मतलब संभावनाओं का खेल है, राजनीति एक दिशा में नहीं बात, कभी कुछ हो सकता है। कोई सोचा नहीं होगा मोदी जी को जो है बहुमत लोकसभा में नहीं मिलेगा, तो पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। तो ये बीजेपी अपने तरफ से भी कोशिश कर रही, काफी केजरीवाल भी कर रही है। क्योंकि बीजेपी यदि एक स्टेट हार भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केजरीवाल एक स्टेट ये दिल्ली हार जाते हैं तो डू एंड डाई वाला स्थिति है। बिल्कुल सही बात। लेकिन मनोज जी पूछ रहे हैं जो इतना दिलचस्प है, तो मेरा मानना है कि ये 3 सीटें जो है हाई प्रोफाइल सीट, खास करके न्यू दिल्ली और कालकाजी एंड जंगपुरा, इसमें क्या लग रहा है कि उलटफेर हो सकता है? देखिए, सबसे हम लोग को डिस्कशन का शुरुआती वहीं से करना चाहिए था, तो हम लोग शायद उस बात को समझ पाते कि आखिर वोटरों का मिजाज क्या है। अधिक केजरीवाल, अतीसी और जंगपुरा से मनीष सिसोदिया, ये तीनों लोगों की आज मुझसे पूछेगा तो मेरे टेकर में ये तीनों सीटों पे फाइट जम के है। यहाँ पे किसी प्रकार का भी चेंजेज नजर आएंगे। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के लोग भी मिलते हैं हम लोगों को और बीजेपी पे के लोग भी मिलते हैं, प्रवेश वर्मा का प्रचार उतना काम नहीं किया जितना संदीप दीक्षित का काम वहाँ पे दिखा और लोगों के उसके प्रति रुझान दिख रहा है। तो मेरा मानना है कि यदि संदीप दीक्षित 15% या 20% भी वहाँ से वोट उठा कर लाते हैं तो केजरीवाल जी के लिए तो माने मुश्किल नहीं, जितना नामुमकिन है। दूसरी बात है कि मैं बोल देता हूँ आपको, क्योंकि कांग्रेस को पिछली बार जो उस सीट से केवल 4000 वोट मिले, 21,000 वोट से जो है फासला, 21,000 वोट से केजरीवाल जीते। यदि ये 15,000 वोट ले आते हैं तो 10,000 इसका गिरेगा, 10,000 गिरेगा तो कहीं ना कहीं जो है बातें आके फंस सकती है वहाँ पे। चूंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, देखिए केजरीवाल जो है एक तरह से पूरी कोशिश किया है, लेकिन उनको पता है एंटी इनकम्बेंसी, इसीलिए ये भी आपको फ्रस्ट्रेशन भी दिख सकता है कि पानी में जहर की बात हो रही है। लेकिन राजनीति करने बहुत माहिर है, रणनीति में बहुत माहिर है। पॉलिटिकल पंडित इस बात को कह रहे हैं कि सीट वाकई में चुनौतीपूर्ण हो गई अरविंद केजरीवाल की। तो सर हाँ, 3 सीट के बारे में बताएं। दूसरी बात है कि अतीसी का सीट शायद केजरीवाल से ज्यादा टफ है। अच्छा, और मनीष सिसोदिया जी का जो कल का उनका स्पीच जारी हुआ है, तो ये कहते हुए कि भाई यदि मैं यहाँ से चुनाव नहीं जीतूंगा तो दूसरा कोई अपोजिशन आएगा, मैंने अपोजिशन से आएंगे तो अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे और मैं उप मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, तो आपको हमेशा अपने क्षेत्र के विकास के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। तो ऐसे स्थिति में मैसेज दिखा रहा है कि उनके भर्सन को मैं पकड़ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उन्हें भी डर तो सता ही रहा है। चुनाव है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सीटें फंसी हुई हैं तीनों। इसमें बड़ा दिलचस्प ये है, देखिए 3 सीट है, खास करके वो बोल रहे हैं दिल्ली वाला, वो 3 इंपॉर्टेंट उम्मीदवार है। कालका जी में भी बड़ा इंटरेस्टिंग कर दिया, आतिशी के खिलाफ जो है विदुरी है एंड जो अलका लांबा है। अब वहाँ पे केवल जो 11,000 वोटों से जीत हुई थी उस समय, लेकिन सब ये नहीं है कि कांग्रेस का वोट जो है आम आदमी जाएगा। यदि आम आदमी का वोट यदि कुछ टूटेगा तो कांग्रेस को भी जाएगा, बीजेपी को जाएगा, दोनों तरफ जाएगा। ऐसा नहीं कि मैंने वन वे है, उधर से गया इधर से आ गया, ऐसा नहीं है। तो नुकसान यदि होगा तो इधर भी नुकसान होगा, लेकिन ये है कि बहुत टफ फाइट मुझे लग रहा है। उसमें हो सकता है कि कोई भी आगे हो सकता है, बीजेपी का भी प्रोबेबिलिटी है एंड आम आदमी का भी है। क्या मनोज जी क्या कहना? नहीं, 100% मैंने बोला ना कि चुनाव को आप इतने सही तरीके से यदि देखेंगे तो इतना आसान नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हुए है। देखिए क्या है कि अरविंद केजरीवाल ने एक जाति या कम्युनिटी को सिर्फ साधने की कोशिश नहीं किया, उन्होंने फ्री देकर एक अलग
वर्ग बनाया, जो उनके साथ लोगों ने जुड़ा, उसमें हर कम्युनिटी, हर कास्ट के लोगों ने जुड़ा था। और आप देखेंगे कि इसीलिए बीजेपी ने जब अपना घोषणा पत्र लेकर आया तो उसे ये कहना पड़ा कि जो पहले से स्कीम चल रहा उसको मैं बंद नहीं करूंगा, मैं ऐड कर रहा हूं। यानी कि जितना यदि आप यहाँ 10 रुपया पा रहे हैं तो मैं यदि ऐड करूंगा तो 15 रुपये का आपको बेनिफिट मिलेगा। यही कारण है कि अब अरविंद केजरीवाल इस बात को समझाते हुए आपको नजर आएंगे कि भाई कितना, यदि मैं नहीं आऊंगा तो आपको कितना 26,000, 35,000, 30,000 तक एक एक महिलाओं, एक एक परिवार को नुकसान होगा। मिडिल क्लास आप देख रहे हैं कि 80, अब जैसे केजरीवाल की थ्योरी है कि आपको 50,000 रुपये पर ईयर बचेगा, ठीक है, जैसे 5 साल का दिखा रहा था। तो यहाँ को मिडिल क्लास को तो 80 और 1 लाख की बात आ रही है। तो बड़ा ये दोनों तरफ से मतलब रेवरी। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और है, दिल्ली के कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी, जैसा आपने भी कहा कि प्रीवीज की बात करते हैं, 25,000 की बात करते हैं, केंद्र सरकार की ये जो 12 लाख वाली जो अभी छूट दी गई है, इन सब के अलावा कई योजनाएं हैं। लोग कह रहे हैं कि हम ऐसा क्यों ना करें कि केंद्र सरकार की योजनाएं तो हमें मिलेंगे फ़ायदा, लेकिन हम 25,000 इधर से भी लें। तो इसीलिए ना उसको इन्होंने जारी किया 25,000 की जगह 21,000 का तो उन्होंने किया है गर्भवती महिलाओं के लिए, केंद्र ने दे दिया। तो वो तो हेल्थ के हिसाब से भी जोड़ रहे हैं, ऊपर से आयुष्मान को भी इन्होंने लागू करने की बात कर रहे हैं, जहां पे 10 लाख तक का आपको फ्री योजना होगा। तो केंद्र सरकार यही किया कि आपकी योजनाओं को मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन ये नई योजनाएं आपके साथ जोड़ रहा हूं जिसका आपको बेनिफिट मिलेगा। उनकी योजनाएं जो पहले से लागू है उसमें मेरा ये ऐड होगा, जिससे क्या होगा कि उसका सीधा संपर्क आपके बेनिफिट में होगा। अच्छा, एक चीज और बताइए, चूंकि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चा होती है, बीजेपी कई राज्यों में बिना फेस के चुनाव लड़ी, दिल्ली भी उनमें से एक है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा है, बीजेपी की तरफ से डिक्लेयर नहीं किया गया, क्या इसका असर वाकई में चुनाव में दिख रहा है? मनोज जी, मैं उन्हीं सवाल को पूछ रहा हूँ कि चूंकि एक जो है किसी भी चाहे मैदान का जंग हो या चुनाव का जो मैदान हो, कहीं ना कहीं चेहरा इम्पोर्टेंट है। चाहे चुनाव जंग के मैदान में आपको सेनापति चाहिए और चुनाव के मैदान में आपको नेतृत्व चाहिए। नेतृत्व बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, चूंकि एक निर्णायक नेता का भूमिका रहा है, चाहे इंदिरा गांधी हो चाहे मोदी हो। चूंकि यहाँ पे दिल्ली में लगातार जो है बीजेपी मार खा रही है, वो नेतृत्व की वजह से मार खा रही है। क्या मनोज तिवारी को यदि प्रोजेक्ट कर दिया जाता तो क्या बीजेपी को इससे फायदा होता है, नुकसान होता है? देखिए, मनोज तिवारी के लिए सबसे बड़ा मैंने कहूँगा कि उनके लिए उनका अपना गलत डिसीजन ये रहा कि मनोज तिवारी राजनेता के साथ साथ वो एक फिल्मी कलाकार बन के रहना चाहते हैं। और इस पूरे आप उनके राजनीतिक करियर में देखिएगा कि वो अपने को उस फिल्मी, होता क्या है कि जब भी आप आते हैं, चाहे किसी भी लीडर को आप आगे करते हैं, तो उसका डिमेरिट क्या रहा, उसके बोल कब क्या क्या बिगड़े हैं, उसको लेकर ये लोग आगे करते हैं। तो इस तरह से उनके छवि को लेकर हमेशा आम आदमी पार्टी आक्रमण लेकिन ऐसा तो भगवंत मान भी तो लाफ्टर शो करते थे, लेकिन वो वरलगल गाने नहीं गाते थे। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके तरह तरह कहानियां आई कि कुछ अलग अलग तरह से कि भाई नशे में थे, इस ढंग का कर दिया, उसने कर दिया। बाद में उन्होंने निर्णय लिया कि हम इस ढंग का नहीं करेंगे। लेकिन आप देखिए, वो मुख्यमंत्री बने तब जब सरकार बनकर आई, मुख्यमंत्री का चेहरा वही होंगे, उस पर अंत तक डाउट था। आप देखेंगे कि हाँ, लास्ट में आकर उनको बोला गया था कि भाई आपका बेटा जीत कर जाएगा, जब उनका चुनाव आया था तो ये मुख्यमंत्री बनेगा। ये अंत समय में लाया गया था जब आधा से अधिक पंजाब के वोटरों का एक निर्णय हो चुका था। तो यहाँ पे देखिए वो दिक्कत थी। अब एक दो गाने को लेकर, मनोज तिवारी के गाने को लेकर लपकी ट्रेकर में आप देखिएगा तो अतिशी से कई गुना आगे उनके ऊपर समर्थन मिलता है कि मुख्यमंत्री का, मनोज तिवारी को, कि मुख्यमंत्री का बेहतर चेहरा कौन हो सकता है। चूंकि हम लोग के पास समय कम है, 2-3 मिनट और लेंगे आपका। एक सवाल मेरा ये है कि अभी कल ही परसों जो है बजट पेश किया गया, आप ट्रैकर से देख रहे हैं, मिडिल क्लास की घोषणा जो हुई है उसके बाद क्या बदलाव दिख रहा है आपको? मैंने 2-3 चीज़ों का बदलाव देखा। देखिए, महिलाओं को जिस तरीके से इन्होंने साधा है, जो मैं बोल रहा था कि आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक यदि कोई है तो वो महिलाएं हैं। महिलाओं के अंदर भी कहीं ना कहीं परिवर्तन हुआ है, और वो महिलाएं हैं जो मिडिल क्लास की कही जाती है, जो छोटे सैलरी होल्डर, जो 5 लाख 8 लाख या 9 लाख की सैलरी वाली थी, तो उनके अंदर तो बदलाव दिख रहा है कि हमें टैक्सेस से ये फायदा हुआ है। यदि डबल इंजन की सरकार होगी तो हो सकता है कि जो दिल्ली में काम रुका हुआ है, सड़क पे, बिजली पे, सीवर पे, तो उसमें भी कहीं ना कहीं काम होगा और हमें फायदा मिलेगा। तो एक चीज़ ये दिखा। दूसरी बात है कि इस बार 2.5 लाख
यंगेस्ट वोटर आए हैं जो पहली बार वोट डालेंगे, अब उनकी भी पसंद कहीं ना कहीं ये नरेंद्र मोदी के प्रति दिख रहा है, तो ये इसका भी बेनिफिट बीजेपी को जाते हुए दिख रहा था। तीसरा वो वर्ग जो जिसको कहा जाता है मिडिल क्लास में, जो सारे ग्रुप को यदि हम मिला लें तो पहले क्या होता था कि 45-47% जो है आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हुए इसमें दिखते थे और 42% के करीब बीजेपी को सपोर्ट करते थे। लेकिन आज की स्थिति में ऐसी है कि ये जो मतदाता है, जो सारे वर्ग से मिले हुए, वो आम आदमी पार्टी से कहीं आगे बढ़ते हुए वोट कर रहे हैं बीजेपी को। बीजेपी आम आदमी का वोटर जो अभी भी इंटैक्ट आपके हिसाब से कौन सा वर्ग है? आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा कोई वोटर है तो वो आज के डेट में महिलाएं हैं। महिलाएं हैं। और प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र भी करते हैं बार बार। बिल्कुल सही आपने कहा। मतलब एक जो केजरीवाल जो घोषणा किया है 2100 रुपया 2500 रुपया बीजेपी का, तो बीजेपी के घोषणा से ज्यादा आम आदमी के घोषणा पे ज्यादा ट्रस्ट महिलाओं को, ऐसा मान सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं माना जा सकता। इसलिए नहीं माना जा सकता है कि दोनों अभी न केजरीवाल जी दे रहे हैं, न अभी बीजेपी ने दिया है, तो दोनों पे लोगों का विश्वास है कि भाई प्रधानमंत्री भी आएंगे तो दूसरे स्टेट में, जैसे आप देखेंगे मध्य प्रदेश में उन लोगों ने देना शुरू कर दिया है, महाराष्ट्र में जैसे दिया जा रहा है, तो उन लोगों को ये विश्वास है कि भाई बीजेपी की यदि सरकार यहाँ पे आएगी तो हमें भी इसी तरह का बेनिफिट मिलेगा। और एक चीज और है कि आपको लेकर आरोप भी लग रहे हैं महिलाओं में भी कि क्या गरीब की महिला या मिडिल क्लास का, क्योंकि मुझे जहां तक जानकारी है कि बीजेपी के वोटर जो है मिडिल क्लास से मिलते हैं, अपर क्लास से मिलते हैं, लोअर क्लास के वोटर जो आम आदमी के साथ जाते हैं। तो अब जो आपने महिलाओं की बात कर रहे हैं, क्या महिला वो गरीब महिला है, मिडिल क्लास की महिला है, अपर क्लास की महिला है? देखिए, दिल्ली में मैंने बोला कि आप जाति, कम्युनिटी और इस तरह से नहीं ले सकते हैं। आप क्षेत्र के हिसाब से ले सकते हैं, एज के हिसाब से ले सकते हैं, और आप महिला और पुरुष के हिसाब से ले सकते हैं। तो जो महिलाएं हैं यहाँ पे, वो चाहे किसी वर्ग में है, यहाँ पे कास्ट पे कभी वोट नहीं होता है, स्टेट पे होता है, लैंग्वेज पे हो जाता है, इस तरह का हो सकता है। यही कारण है कि आप देखेंगे कि आंध्रा के भी सीएम को बुलाने की बात हो रही है, तो तेलंगाना के भी सीएम की, कि आप अपने अपने कम्युनिटी को साथ दिए। लेकिन जिस सारे कम्युनिटी का यदि आप बात कीजिएगा तो कहीं ना कहीं बीजेपी का ठीक ठाक अपनी पकड़ बनी हुई है। और बिल्कुल सही आपने कहा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है, जैसे विश्लेषण चर्चा में आपने समझा कि फिलहाल मुकाबला 19-20 का है, यानी पहली बार इसके पहले चुनाव में आम आदमी पार्टी आश्वस्त थी पूरी तरीके से कि हम बेहतर मार्जिन के साथ इस बार चुनाव जीत रहे। लेकिन अरविंद केजरीवाल के बयान, इन सब के अलावा महिलाओं का साइलेंट वोटर होना और मुद्दों को लेकर राजनीति जो इस बार हो रही थी, वो बहुत कुछ परिवर्तन की तरफ इशारा करती है। देखना यह है कि 5 तारीख को जब वोट पड़ते हैं तो उस दौरान सेंटिमेंट कैसे होते हैं, और जब रिजल्ट 8 को आते हैं तो क्या दिल्ली में परिवर्तन दिखाई देता है, या फिर एक बार फिर से जिन फ्रीबीज का दावा किया गया है जनता उस पर भरोसा करती है। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, आपका भी धन्यवाद। और खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार इसी तरीके से जारी रहेगा। डन।